अंतर्राष्ट्रीय जूडो रेफरी वीरेंद्र शर्मा की का देहांत और उनके देहांत के बाद उनके परिवार ने लगाए गंभीर आरोप एस्कॉम्स के ऊपर। आरोप लगने के बाद एस्कॉम्स की मैनेजमेंट ने उन आरोपों को जब सुना तो एस्कॉम्स की मैनेजमेंट ने यह सही समझा कि तथ्य जो एस्कॉम्स की मैनेजमेंट के पास है उनको लोगों के बीच में रखा जाए। और ये जानकारी भी मुझे यहीं से मिली है और मुझे लगता है कि जो स्वर्गीय वीरेंद्र शर्मा का परिवार है उनको थोड़ी सी मन में शांति हो गई ये सुनकर कि एस्कॉम्स की मैनेजमेंट ने एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जो प्रोफेसर एचओडी हैं मेडिसिन के, उन्हें इसका चेयरमैन बनाया है और इन डेप्थ इंक्वायरी करने के लिए कहा है कि वीरेंद्र शर्मा का देहांत कैसे हुआ, हॉस्पिटल की अगर कोई कमी थी तो क्या कमी थी, वो कितने बजे यहां पहुंचे, क्या कंडीशन थी, उन सारी चीजों की जानकारी लेने की बात की है। और इस इंक्वायरी कमेटी को में एक डॉक्टर केएस मेहता हैं जो प्रोफेसर और हेड हैं, सर्जरी डिपार्टमेंट के मेंबर हैं। डॉक्टर रविंदर रतनपाल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। और उसके अलावा डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता जो एचओडी ऑर्थोपेडिक्स हैं, वो भी इसके मेंबर हैं। और जब मैंने हॉस्पिटल की मैनेजमेंट से पूछा कि इसमें मेडिसिन डिपार्टमेंट से आपने किसी को क्यों नहीं रखा, तो उन्होंने कहा कि चूंकि जो आरोप या जो कुछ इस वक्त सामने मीडिया में आ रहा है उन तमाम चीजों की इन डेप्थ इंक्वायरी होनी चाहिए और न्यूट्रल लोग इंक्वायरी करें, इसलिए हमने सर्जरी डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, इन दोनों डिपार्टमेंटों के जिम्मेदार जो डॉक्टरों को और उसके साथ में जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं एस्कॉम्स के डॉक्टर रविंदर रतनपाल, इन तीन को इस कमेटी का मेंबर बनाया है और इन्हें कहा है कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है रिपोर्ट सौंप दें। तो मेरे पास ये इंक्वायरी कमेटी का ऑर्डर भी है और मेरे साथ प्रिंसिपल डॉक्टर पवन मल्होत्रा है। डॉक्टर साहब, पहले तो ये कि मैंने ये भी सुना कि वो उनकी धर्मपत्नी से मैंने सुना कि आप जाती तौर पर स्वर्गीय वीरेंद्र शर्मा जी को जानते थे, तो आपकी जाती तौर पर क्या जान पहचान थी? जुनेद जी, मैं वीरेंद्र को बहुत पर्सनली बहुत अच्छी तरह से जानता था, बट इससे पहले मैं आगे चलूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा हॉस्पिटल है ये चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये किसी प्राइवेटली ओन्ड किसी भी आदमी का हॉस्पिटल नहीं है। हमारी जो सोसाइटी है दैट इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी दैट इज हेडेड बाय एक संत है हमारे स्वामी प्रेम जी, देहरादून बेस्ड है, वो हमारे प्रेसिडेंट है। और इनफैक्ट हमारी मैनेजमेंट में जो ये संतों का इसको हम हॉस्पिटल कहते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट इज फुल ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली कंप्राइजेज ऑफ द सेंट्स फ्रॉम देहरादून, सेंट्स फ्रॉम श्रीनगर। तो श्रीनगर में हमारा जो अखाड़ा, ये अखाड़ा बिल्डिंग आपने सुनी होगी, अखाड़ा जब वहां पे श्री चंद्र चिनार बड़ा अखाड़ा उदासीन सोसाइटी है, वो ये बेसिकली उनका हॉस्पिटल है। एंड आजकल इसको स्वामी प्रेम विवेकानंद जी ही मैनेज कर रहे हैं और इट इज प्योरली ए चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, ना ये किसी का बिजनेस वेंचर है। ये मैंने पहली क्लैरिफिकेशन आपको देनी थी। दूसरी बात में, आपने वीरेंद्र की बात करी, वीरेंद्र शर्मा का नुकसान उसकी फैमिली का तो बहुत बड़ा नुकसान है, पर मैं भी उसको बड़ी अच्छी तरह से जानता था। मेरा भी नुकसान बहुत है वीरेंद्र के जाने से, मेरे को बहुत अफसोस हुआ है, मेरी फैमिली को बहुत अफसोस हुआ है। वीरेंद्र वॉज जस्ट लाइक माई फैमिली मेंबर। मेरे साथ उसने 12 साल उसने मेरे साथ काम किया है। मैं हॉस्पिटल का स्पोर्ट्स इंचार्ज हुआ करता था, वीरेंद्र मेरा स्पोर्ट्स ऑफिसर था। और वीरेंद्र एक बहुत ही दिलेर और दिलदार किस्म का आदमी था। ही नो लफ्ज जो था उसको आता नहीं था, उसने कभी किसी चीज को ना नहीं कहनी, कोई काम उसको बोलना उसने कूद पड़ना उसमें। वीरेंद्र की पर्सनालिटी एक बहुत डिफरेंट सी पर्सनालिटी थी, बहुत बढ़िया जूडो प्लेयर था वो। मैंने तो उसको, आप तो कोच की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोच की बात कर रहे हैं, मैंने तो वीरेंद्र को एज प्लेयर देखा हुआ है। बहुत बढ़िया वीरेंद्र जूडो का प्लेयर था। देन उसने सर्विस ज्वाइन करी, सरकारी नौकरी ज्वाइन करी। अब उन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा कि वो कैसे गया, यहां से जाना नहीं चाहता था, वो बहुत बड़ी, वो दूसरी स्टोरी हो जाएगी। तो बट वीरेंद्र एक बहुत ही बढ़िया आदमी था। उसका नुकसान तो जैसे स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को हुआ है, वैसे ही पर्सनली अगर देखोगे तो मुझे उसका भी जाने का बहुत नुकसान है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि 11 तारीख को रात को लगभग 10 बजे, 9:30 10 बजे के करीब करीब जो है वीरेंद्र अपने भाई के साथ आपके
हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, इमरजेंसी में पहुंचते हैं। तो उसके बाद का घटनाक्रम क्या था, क्या जानकारी अभी तक आप जुटा पाए हैं, क्या हुआ उस दिन एग्जैक्टली? क्योंकि परिवार ने कहा कि वो 10 बजे यहां पर पहुंचे, कंसल्टेंट कोई भी नहीं था वहां पर। उन्होंने कहा कि पीजी डॉक्टर्स थे, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि बाकी लोग थे, लेकिन कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था। और उनकी वाइफ ने ये भी अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने उन डॉक्टर्स ने अपना बेस्ट पॉसिबल किया। ये भी आप इंटरव्यू में उनसे सुन सकते हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो कि व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट द डिटेल्स, तो क्या डिटेल्स आप गैदर कर पाए हैं? क्योंकि आपके पास सीसीटीवी फुटेज भी होगा, सब चीजें होंगी, तो क्या कुछ डिटेल्स आपको मिली हैं जब वो यहाँ पहुंचे? व्हाट वाज हिज कंडीशन? हार्ट फेलियर कब डिटेक्ट हुआ, कब से वो हार्ट फेलियर में थे? देखिए, मैं बात बताऊंगा कि वीरेंद्र की वाइफ रेखा का जब मुझे सुबह फोन आया है, वो दैट मस्ट हैव बीन अराउंड 9:15 और 9:20 के करीब मुझे पहला फोन आया उनका। मैं उस वक्त पूजा कर रहा था, मैंने फोन नहीं लिया, नहीं लेता मैं उस टाइम पे। फिर उसका दोबारा कोई 10-15 मिनट के बाद मुझे फोन आया, तो उसने मुझे बताया कि वीरेंद्र को यहाँ पे हमने एडमिट किया। मेरे को उस टाइम पे पता चला कि वीरेंद्र एडमिटेड था। तो मैंने इमीडिएटली, उसने कहा जी कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत है, तो मैंने इमीडिएटली कार्डियोलॉजी सेक्शन में फोन किया। तो मुझे उन्होंने बोला कि जी कार्डियोलॉजिस्ट ने देख लिया हुआ है। तो मेरे कहने से पहले ही वो शायद कार्डियोलॉजिस्ट उनको देख लिया हुआ था। तो 15-20 मिनट के अंदर अंदर मैं भी फटाफट निकला घर से। तो गांधीनगर से आने, जितना आने में मुझे टाइम लगा, मैं उतना ही टाइम पहुंचा। मैं सीधा हॉस्पिटल चला गया। मैं वीरेंद्र को मिला उधर जाके। वीरेंद्र ठीक नहीं, उस वक्त जिस वक्त मैं मिला उस वक्त वीरेंद्र ठीक नहीं था। उसको सांस चढ़ रहा था, बैठा हुआ ऑर्थोपनिया बहुत सीवियर था उसको, बैठा हुआ था, लेट नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो वो उसके जब उसके को मेरे ख्याल आई थिंक घंटे के अंदर अंदर वीरेंद्र पास्ट हुए। तो थोड़ी देर तो मुझे भी शौक रहा उस बात का। तो फिर उसके बाद मैंने जब थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करी, तो मुझे जो पता चला कि वीरेंद्र अराउंड आई थिंक 11-11:30 के करीब ये हॉस्पिटल आया है। ही वॉज ऑलरेडी इन फेलियर। इसकी ही वाज ऑलरेडी इन हार्ट ही फेलियर। वॉज ऑलरेडी इन हार्ट फेलियर। इसकी बहुत बुरी हालत थी। एंड बहुत इसको सांस चढ़ रहा था। जो मैंने रिकॉर्ड देखा, जो फाइल इनकी देखी है, उसमें जो रेस्पिरेटरी रेट उस वक्त नोट किया गया था, वो भी 25-26 के करीब था 1 मिनट का, जो कि 12 से 14 मिनट 12 से 14 का होना चाहिए पर मिनट। वो कोई 25-26 के करीब था। तो बहुत इसकी हालत खराब हो रही थी। तो उसके बाद जो कार्डियोलॉजिस्ट ये सिंस हार्ट फेलियर में था, तो हार्ट फेलियर नॉर्मली हम इमरजेंसी में ही मैनेज करते हैं। तो इमरजेंसी में इसको मैनेज कर रहे थे। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो कार्डियोलॉजी का रेजिडेंट है, उनको कांटेक्ट किया गया। उन्होंने अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करी। तो उन्होंने कहा कि जो हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट है वो इंस्टीट्यूट करिए। जो फाइल से भी देखा गया है, फाइल में भी मैंने जो देखा है, तो वो फाइल में भी वही ट्रीटमेंट था जो कार्डियोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया था। तो उसका वो ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। उसके बाद जो एक उसकी एक जो मैंने रिकॉर्ड से नोटिस किया था कि इसको कहीं ब्लड प्रेशर फॉल करना शुरू हुआ। तो आइनोट्रोपिक सपोर्ट जो इसको देनी ठीक समझी उस वक्त, तो उस पे शायद उसको डोपामिन का ड्रिप लगाया गया था। ये ऑलरेडी जो दवाइयां ले रहा था, वो उसमें एक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन हमको देना था, बिकॉज ये एसिट्रॉम ले रहा था। एसिट्रॉम को बंद करना था। अगर हम जैसे भी हम कोई भी प्रोसीजर करते तो एसिट्रॉम हमको बंद करना था। तो ये लो मॉलिक्यूलर हेपरिन पे इसको शिफ्ट करना था, जिसके लिए थोड़ा सा हमको लैग टाइम चाहिए होता। तो वो उसके लिए ऑलरेडी द प्रोसीजर वो स्टार्टेड। तो उसके बाद कोई 8 बजे के करीब जो मुझे बताया गया, जब उसकी वाइफ से बात हुई थी, तो कहते जी हमने इसको, हम सोच रहे हैं हम मोहाली ले जाएं, क्योंकि मोहाली में जो डॉक्टर टी.एस. महंत ने पहले इसको ऑपरेट किया था, अबाउट 2003 या 2005 की बात है, 4 की बात है, वो मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है। बट उस टाइम पे वीरेंद्र मेरे साथ ही काम करता था। मैं आई वाज सपोज्ड टू बी हिज बॉस। स्पोर्ट्स में काम करता था। कॉलेज आचार्य श्री चंद्र कॉलेज का एम्प्लॉय था वो। तो वो मुझे याद है कि वो सर्जरी के लिए गया था। तो मुझे उसकी वाइफ ने बोला कि मैं इनको हम शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए क्या आपका क्या सजेशन है एज फैमिली मेंबर। मैं क्या, देखो मैं एज फैमिली मेंबर इस वक्त नहीं बन सकता, बिकॉज आप उस हॉस्पिटल में खड़े हैं जहां पे मैं जिस इंस्टीट्यूट को हेड कर रहा हूँ। तो आप, ये फैमिली का डिसीजन होता है। इस वक्त मुझे आप एक्सक्लूड कर दीजिए अपनी फैमिली से। ये आपका डिसीजन है। आपने जाना चाहते हैं, आप बड़ी खुशी से जाइए, मगर इसको जो है वो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस लेगी, वही लगेगी, इसको उसी में जाएगा ये। अदरवाइज ये
इसका जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वही ट्रैवल परिवार कहता कि एम्बुलेंस भी हमने मंगवाई थी मगर उसमें भी बहुत डिले किया गया। नहीं, एम्बुलेंस जो जो मुझे इन्होंने बोला कि हमने एम्बुलेंस मंगवानी है या मंगवाई है, अब एनीवे अब वो वर्ड्स तो मुझे नहीं याद है तब के, मे भी मंगवाई भी हो, मैं नहीं कह सकता उसके बारे में। तो पर हम हमारी तरफ से इनको शायद रात को भी बोला गया है कि आपने अगर कहीं और शिफ्ट करना आप कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो था, वो 11 और 12 की इंटरवीनिंग नाइट थी जब वो सीज फायर डिक्लेयर हुआ था, बट नेक्स्ट डे फिर वो ड्रोन व्रोन चल रहे थे। पर वो अनसर्टेनिटी थी कि किस तरफ जाना किस तरफ नहीं जाना, तो वो दैट वाज अनफॉर्चुनेट कि ये उसी नाइट की सारी डेवलपमेंट हुई है। बट डॉक्टर साहब हैव यू कंफर्म्ड इट दैट ही वाज ऑलरेडी इन हार्ट फेलियर व्हेन ही रीच्ड द हॉस्पिटल, और कितने दिन को हार्ट फेलियर में हो चुके थे? नहीं, दिनों का नहीं मैं कह सकता, बट ही वाज ऑलरेडी इन हार्ट फेलियर व्हेन ही रीच्ड, बिकॉज सारे सिम्टोमेटोलॉजी जो उसकी थी वो हार्ट फेलियर की ही थी। बट व्हाई डिडंट यूर आपका कंसल्टेंट क्यों नहीं टाइम पे वहां पहुंचा? बिकॉज इन द केस ऑफ हार्ट फेलियर इट इज द कंसल्टेंट, जब तक वो फिजिकली पेशेंट को सामने नहीं देखेगा हाउ कैन ही टेल ऑन फोन कि भाई क्या है क्या नहीं, बिकॉज ऐसे तो फोन पे तो आपके सामने पेशेंट नहीं ना है। सो डू यू एग्री टू दिस कि ऑन दिस पार्ट कि कंसल्टेंट डिड नॉट कम टाइमली, दिस इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी इंक्वायर्ड इनटू? नहीं, वो इंक्वायरी तो इन डेप्थ इंक्वायरी तो चल रही है, इसलिए मैं उस पर अभी कुछ नहीं कमेंट करूंगा। लेट द इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट कम बैक टू मी, एंड वो उस पर मैं बात करूंगा जब मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि इंक्वायरी इस वक्त बोलना मेरे लिए भी ठीक नहीं होगा कि मैं आई एम ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस और आई एम ट्राइंग टू इंटरफेयर विद द इंक्वायरी, वो मैं नहीं चाहूंगा मैं उस पर बोलूं, बिकॉज आई ऑल्सो वांट एन इम्पार्शियल इंक्वायरी टू बी कंडक्टेड, बिकॉज मैं बार बार ये बताता हूं कि मेरा भी उतना नुकसान है जितना उस फैमिली का नुकसान है, बट इंक्वायरी इम्पार्शियल होनी चाहिए। हमने ये देखना है कि कहीं पे कोई लेकुना हॉस्पिटल से रह गया है, तो अब देखो अनडू हम कर नहीं सकते। वीरेंद्र का जाना, जो नुकसान हुआ है, फैमिली का नुकसान हुआ है, बच्चियों का नुकसान हुआ है, उसकी वाइफ का नुकसान हुआ है, पेरेंट्स का नुकसान हुआ है, उसको अनडू नहीं कर सकते हम, मगर हम ये जरूर उस इंक्वायरी कमेटी की बेस पे, हम रिपोर्ट की बेस पे हम डिसीजन लेंगे कि आगे से ऐसा किसी को कोई इसी तरह की अगर सिमिलर पेशेंट्स आते हैं या और भी किसी तरह के पेशेंट्स आते हैं, हमारा जो इमरजेंसी मैनेजमेंट है वो फुल प्रूफ होना चाहिए, बिल्कुल वो फुल प्रूफ होना चाहिए। दिस इज एन आई ओपनर फॉर अस ऑल्सो, तभी मैं आपके सामने बैठे हैं कि हम खुद आना चाहते थे प्रेस में, बट हमने सोचा कि इतना मतलब फैमिली के इस वक्त सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करने चाहिए हमको भी, पर इसलिए मैं किसी चीज को अभी नेगेट नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, एंड देन वील सिट विद द मैनेजमेंट एंड वील सॉर्ट आउट दिस इशू एंड वील ब्रिंग इट टू द लॉजिकल एंड। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि डू यू थिंक कि आप जरूरत इस बात की भी थी कि अगर परिवार का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, एटलीस्ट हॉस्पिटल शुड हैव और द मैनेजमेंट शुड हैव रीच्ड आउट टू द फैमिली टू एश्योर देम कि ये आपका नुकसान हुआ है, you have talked about lapses, और हम we will look into it, and if there are lapses and somebody is responsible for that we will fix them up? डेफिनेटली वी, मैं नहीं कहता, नुकसान तो हुआ है, नुकसान सबका हुआ है, स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी का हुआ है, फैमिली का तो हुआ ही हुआ है, बच्चियों का तो हुआ ही हुआ है, हम सबका नुकसान हुआ है, वो सबका दोस्त था। मैं जब उसको देखने गया तो हमारे एचओडी मेडिसिन डॉक्टर साहब अनिल गुप्ता साहब बाहर मुझे मिले, तो इनको नहीं पता था वीरेंद्र एडमिटेड है। जब वीरेंद्र की डेथ होगी तो फर्स्ट रिमार्क वाज, यार मुझे बता दिया होता मैं भी वीरेंद्र को मिल लेता। दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी ही वाज। That is how he has worked in ESCOM. That is how he has worked with everyone. ठीक है, इमीडिएट बॉस उसका मैं था, मगर उसने कभी भी ये नहीं कहा कि ये मेरा बॉस है मैं इसी की बात मानूंगा, वो सबकी बात मानता था। तो ही सेड कि यार मेरे को तो अफसोस है, मैं अंदर जाके मैं इमरजेंसी में वीरेंद्र को ही मिल लेता। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइएगा, रात के वक्त में अगर किसी कार्डियक पेशेंट कोई भी आपके पास आता है, चाहे फेलियर में है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, इज योर कैथ लैब अवेलेबल? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है क्या अवेलेबल होती है क्या? कंसल्टेंट रात को काम करते हैं? क्योंकि जम्मू में जब से प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भरमार हुई है, तो जो आपका कंसल्टेंट है वो आपके हॉस्पिटल में भी काम कर रहा है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम कर रहा है, वहां वो रात को 12 बजे भी सर्जरी करने के लिए भी जा रहा है, और वो वहां 12 बजे रात को स्टंट डालने के लिए भी जा रहा है। बट इफ द सेम डॉक्टर इज आस्क्ड टू कम टू द हॉस्पिटल, ही डिजिस्ट, ही इज रिलक्टेंट, ही डजंट कम। नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। आपने एलिगेशन पीपल हैव, नहीं ठीक है, एलिगेशन तो है, एलिगेशन लगती हैं जिनको हमने काउंटर करना है, ये हमारा काम है। मैं इज रनिंग 24/7 इररिस्पेक्टिव ऑफ हॉलीडेज। सुबह आए, शाम को आए, रात को आए, 12 बजे आए, 12 बजे भी पीटीसीआई ये करते हैं, स्टेंटिंग होती है, 2 बजे भी होती है, दिन में भी होती है, रात में भी होती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इधर कार्डियक पेशेंट को निगलेक्ट किया जाता है, वो बिल्कुल गलत बात है।
प्राइमरी जो है, प्राइमरी पीटीसी है, कहीं पे नहीं होती है जो हमारे हॉस्पिटल में जितनी होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप पीछे देख लीजिए, आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कैथ लैब कितनी देर बंद रही है। जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कैथ लैब बंद हुई है, सारे पेशेंट्स हमारे पास आते थे, हॉस्पिटल में आते थे। एंड मैं आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी कंप्लेंट कि भाई हमको अटेंड नहीं किया गया। इनफैक्ट बड़े लोग आते हैं कि यदि आप इसको पब्लिसाइज क्यों नहीं करते हैं कि आपके पास कार्डियोलॉजिस्ट 24/7 है। वी आर दी ओनली हॉस्पिटल जहां पे कार्डियोलॉजिस्ट इज अवेलेबल 24/7, 365। दिवाली है, वो है, हाँ, एक्सेप्ट फॉर दोज डेज जब कार्डियक कैथ लैब जो हमारी है मेंटेनेंस में होती है, वो नोटिफाई पहले ही किया जाता है कि इस दिन से इस दिन तक हमारी कैथ लैब मेंटेनेंस में है, हम पेशेंट्स नहीं लेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली मशीन है, हर 6 महीने के बाद उसकी सर्विस करनी है, उसको मेंटेन करना है, तो वो एक आध दिन जो होता है वो 2 दिन बंद रहती है। अदरवाइज ऐसा कोई बात नहीं है कि ये कैथ लैब बंद हो और कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल ना हो, वो नहीं मैं मानता। दूसरी आपने बात कही कि डॉक्टर्स के हॉस्पिटल आने की, वी आर रनिंग ए हॉस्पिटल जिसमें हम इमरजेंसी रन कर रहे हैं, और इमरजेंसी में कई बार मैं भी आता हूँ, किसी कोई मेरा जान पहचान का भी पेशेंट होता है तो मैं आता हूँ, तो डॉक्टर्स ऑलरेडी आए होते हैं। बट वो प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि जो कंसल्टेंट्स होते हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज ऑन कॉल, फर्स्ट ऑन कॉल, सेकंड ऑन कॉल, थर्ड ऑन कॉल। अब एक नहीं आ सका, किसी का कोई रीजन हो सकता है, तो सेकंड ऑन कॉल आता है, सेकंड ऑन कॉल नहीं आ सका तो थर्ड ऑन कॉल आता है। बड़ी बारी तो हमने हेड्स को भी बुलाया हुआ है, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट जो नॉर्मली कहीं पे नहीं जाते हैं, उनको भी कॉल पे बुलाया हुआ है, तो आते हैं लोग, ऐसी बात। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये भी इल्जाम उनके परिवार के लोगों ने लगाया कि हार्ट फेलियर में पेशेंट था और दुनिया भर का पानी जो है पेशेंट को दिया गया और उसको कहा गया पी लो, कोई बात नहीं, आप पी सकते हो। इफ अगर आपके जो पीजी हैं या जो वहां बच्चे उस समय मौजूद थे, अगर उन डॉक्टर्स को ये भी नहीं पता कि हार्ट फेलियर के पेशेंट को पानी नहीं देते हैं, तो देन व्हाट एल्स इज एक्सपेक्टेड ऑफ डॉक्टर्स? देखिए, मैं आई विल नॉट टेक इट वेरी लाइटली कि अगर ऐसी बात हुई है तो तभी मैंने, अगर आपने इस ऑर्डर में पढ़ा होगा कि इट इज एन इन डेप्थ इंक्वायरी। जैसे आप बता रहे हैं कि अगर पानी पीने के लिए, पानी हार्ट फेलियर में नहीं पीते हैं, बट ऑलवेज पेशेंट को बोला जाता है कि पानी की मात्रा जो है वो कम रखनी है तुमने। कई बार ये भी शायद कार्डियोलॉजिस्ट ये भी बोलते हैं कि सिप सिप करके पानी पीना आपने, पानी नहीं पीना आपने। अब ये किसने बोला है, whether it is some nursing staff or it is some paramedic या किसी इंटर्न ने बोला है, that is to be inquired। and ये बात अगर ये हुई है तो that person will be taken to task। एक चीज डॉक्टर साहब, और नॉर्मली कार्डियोलॉजिस्ट जब ईसीजी देखते हैं, सो दे आर एबल टू डिटेक्ट फ्रॉम द ईसीजी, क्योंकि अगर हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है या कुछ और है, हो सकता है वहां डिटेक्शन में दाएं बाएं हो। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हार्ट फेलियर है, तो जाहिर सी बात है जब आप ईसीजी करेंगे तो ईसीजी में आपको तो पता चल ही जाएगा कि पेशेंट इज इन हार्ट फेलियर। तो ईसीजी जब हुआ और ईसीजी कंसल्टेंट के साथ शेयर किया गया, डिडंट कंसल्टेंट को ये नहीं लगा आई शुड माई सेल्फ गो एंड फाइंड आउट व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, व्हिच पेशेंट इज दिस? देखिए, हार्ट फेलियर में जो ईसीजी चेंजेस होती है, दे आर डिफरेंट ईसीजी चेंजेस। वो बिकॉज हार्ट फेलियर कई बार रिवर्सेबल होता है, और इसमें जो चेंजेस होती है वो बड़ी ज्यादा एग्जैजरेटेड चेंजेस नहीं होती हैं। तो अगर, हाँ, एएमआई, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो तो उसमें फ्रैंक चेंजेस होती है, मगर इसमें चेंजेस जो है वो डिसेप्टिव भी हो सकती है। सो वो प्रोबेबली ईसीजी तो हुई है, ईसीजी। But a PG is supposed to read these PG को तो कम से कम बेसिक ईसीजी, अगर पीजी आपका नहीं पढ़ पा रहा तो फिर what else is he reading? वो तो तभी मैं बोल रहा हूँ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो इसका जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर था जो इसका, वो तो डायग्नोसिस तो बन चुका था। डायग्नोसिस तो ऐसा नहीं था कि इट वाज ऑलरेडी देयर, बट हिस्ट्री से हमको पता चला कि जो उसकी हिस्ट्री जो फाइल में लिखी हुई है कि इसको ये डिस्कम्फर्ट प्रोबेबली 1 या 1.5 दिन पहले का था। अच्छा, और दूसरा वो was he able to, क्या वो लेट पा रहे थे या बिल्कुल नहीं? नहीं, वो ऑर्थोपनिया था, इसको बड़ा सीवियर ऑर्थोपनिया था, नहीं लेट पा रहा था वो, नहीं। एंड उसके बावजूद मैं बता रहा हूँ ना वीरेंद्र, इतना हेडस्ट्रॉन्ग था कि वो उसके बावजूद भी वो टॉयलेट चल के गया है। अच्छा, तो ये चीजें जो हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को नहीं करनी चाहिए। तो डिड यू यूज द कैथेटर यूज? नहीं, उसने रिफ्यूज, फ्लैटली रिफ्यूज, वीरेंद्र फ्लैटली रिफ्यूज। बट इन द केस इवन, अब चाहे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है चाहे हार्ट फेलियर, द फर्स्ट थिंग दैट डॉक्टर डज कि इमीडिएटली जो इमरजेंसी में पेशेंट आता है, पहला काम आप यही करते हैं कि आप कैथेटर लगाते हैं। इंडवेलिंग कैथेटर डालना, उसके लिए हमको कंसेंट चाहिए होती है।
अच्छा। तो कंसेंट वो तो प्रोटोकॉल है, मेडिकल प्रोटोकॉल्स हैं, हाँ। कंसेंट के बिना हम नहीं कुछ भी कर सकते। तो उसने ही फ्लैटली रिफ्यूज टू गिव कंसेंट फॉर इनडवेलिंग कैथेटर। उससे हमको इनपुट आउटपुट का आइडिया होता, बिल्कुल, दैट इज मस्ट। तो वो उसने, और इनपुट आउटपुट क्या था कि अब यूरिन उसने कितना पास किया टॉयलेट में जाके, नोबडी नोस, उसकी क्वांटिटी कितनी थी वो किसी को नहीं पता। ठीक। तो वो चीजें जो हैं वो चीजें भी हमको थोड़ा सा डायग्नोसिस तो बन चुका था, बट उसके ट्रीटमेंट में भी मेरे हिसाब से तो जो ट्रीटमेंट CHF का देना था वो ट्रीटमेंट तो दिया हमने। अब अनफॉर्चुनेटली कंडीशन इतनी बिगड़ गई हुई थी कि सुबह इको करने के लिए जब डॉक्टर नीरज गए तो उसको इको के दौरान या इको करने से शायद कुछ फ्यू सेकंड्स पहले उसको सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, बिकॉज उसका हार्ट इतना ओवरलोडेड था काम पे। अब उसकी रिक्वायरमेंट जो थी वो थी हिज हार्ट नीड टू बी रेस्टेड, वो उसको एग्जर्ट कर रहा था, ठीक। which was not required. आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, मगर वो पर्सनैलिटी ही ऐसा था, ही वाज हेडस्ट्रॉन्ग। वॉज वेरी हेडस्ट्रॉन्ग। मैं तो बहुत उसको पर्सनली बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसके दिमाग में अगर कोई चीज आ जाती थी जब तक वो पूरी नहीं करता था तो वो वीरेंद्र नहीं था। बट यू हैव ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी। यस, आई हैव ऑर्डर्ड एन इन डेप्थ इंक्वायरी। आपने जो बोला कि मेडिसिन के लोगों को नहीं रखा, हमारे जो कन्वीनर हैं ही वाज एचओडी, ही इज एचओडी मेडिसिन ओनली, और उनको मैंने इसलिए रखा बिकॉज ही इज नॉट कनेक्टेड विद द ट्रीटिंग यूनिट। ठीक है। He has the head of the department, head of the institutions. We are as administrators, we have to be neutral. हमको एक की भी सुननी है, दूसरे की भी सुननी है। सो इनको मैंने इसलिए कन्वीनर अपॉइंट किया था, जब हमने मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था तो हमने यही फैसला किया था कि इनको, बिकॉज ही इज कंसर्न्ड विद द डिपार्टमेंट बट ही इज नॉट डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट हु हैज गॉन। सो इसमें क्या परिवार के लोगों से भी आप बात करेंगे, उनको भी बुलाएंगे, उनकी भी सुनेंगे? बुलाने में हमको कोई हर्ज नहीं है, हम तो इंक्वायरी के लिए बोलेंगे। अब ये स्टेज ऐसी है कि मैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अभी लूंगा, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड इस वक्त उस फैमिली के ऊपर क्या जा रहे हैं। उनको अभी बोलना कि आप इंक्वायरी में आके बैठो या हमको, हम तब तक इंक्वायरी कंक्लूड नहीं करेंगे जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पवन मल्होत्रा ने बड़ी तफसील के साथ सारी बात बताई है। इसमें 3 चीजें निकल के आई हैं। पहली बात तो ये कि वीरेंद्र शर्मा, स्वर्गीय वीरेंद्र शर्मा जब एस्कॉम्स पहुंचे हैं ऑलरेडी हार्ट फेलियर में थे। उसके बाद हार्ट फेलियर को करेक्ट करने के लिए, हार्ट फेलियर को एड्रेस करने के लिए जो पीजी और बाकी डॉक्टर्स थे इनके मुताबिक उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। कंसल्टेंट थे नहीं थे, क्या हुआ उसकी इंक्वायरी ये करवाएंगे। पानी क्यों दिया गया उसकी इंक्वायरी भी करेंगे, और साथ में क्या हालात बने, पूरी रात क्या कुछ घटनाक्रम होता रहा, उस सब चीजों की एक डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट जब डॉक्टर पवन मल्होत्रा के पास आएगी उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि क्या कार्रवाई इस मामले में बनती है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैनेजमेंट के साथ इस सारे इशू को टेकअप किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वीरेंद्र शर्मा की का जो देहांत है वो इनका जाती नुकसान है। इसलिए जाती नुकसान है कि क्योंकि उसने लगभग 12 साल इनके साथ काम किया है। तो वीरेंद्र शर्मा की के देहांत के बाद एस्कॉम्स ने की मैनेजमेंट ने एक इन डेप्थ इंक्वायरी इसमें ऑर्डर की है और प्रिंसिपल डॉक्टर पवन मल्होत्रा ने डिटेल में ऑलरेडी बता दिया है कि क्या कुछ जानकारी अभी तक इनके पास इस मामले में जुटी है।